अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी PSY 101 का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। इस लेक्चर में हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है, जो मेरे वीडियोस को पहले से देखते हैं उनको पता है, आपको मैं बता देता हूँ। पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है क्विज़ेस के लिए, और येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव। उनसे क्विज़ेस भी आ सकते हैं, लेकिन जो पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट है मे भी पॉसिबल ज़्यादा चांसेस है कि उनसे क्विज़ेस आ जाए। तो अगर आपको ये हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड देन मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूँगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि लेक्चर जो है साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। लेक्चर नंबर 2 तकरीबन 7 से 8 पेजेस का है, तो कोशिश की है जल्द से जल्द इसको कवर किया जाए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता दिए जाए। तो येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट और पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट अगर आप इन्हीं को पढ़ लेंगे तो ईजिली आपका ये लेक्चर कवर हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी इस लेक्चर को लेकर चलूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। साइकोलॉजी का बहुत लॉन्ग पास्ट है लेकिन बहुत शॉर्ट हिस्ट्री है, ये कहना है हरमन बेंगस का, जिन्होंने 1908 में ये कहा था। तो ये क्विज़ के अंदर आ सकता है। विलियम वेंडर्ट जो है उन्होंने फाउंडेशन सेट की है मॉडर्न साइकोलॉजी की। 1979 में इन्होंने एक लैब बनाई थी जर्मनी के अंदर लिप्जिग में। तो ये क्विज़ में आ सकता है। हिस्टोरिकल रूट ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि कुत्तों को जो ट्रेन किया जाता है, जो कुत्तों को सिखाया जाता है, वो तो ये अमल तो 10,000 साल पहले से किया जा रहा है। तो ये साइकोलॉजी थी कि कुत्तों की साइकी को समझ के उनको सिखाया जाता था। इजिप्शियन जो थे वो हज़ारों साल पहले दिमाग की सर्जरी करते थे। दिमाग की सर्जरी में वो क्या करते थे कि एक इंसान की खोपड़ी के अंदर सुराख कर देते थे, और वो सुराख इसलिए किया जाता था कि जो इंसान बीमार होता था, जहनी तौर पे पागल हो जाता था, उनका ये कहना था कि इनके अंदर जो है जिन भूत या चुड़ैलें वगैरह चली गई हैं, सुपर नेचुरल इफ़ेक्ट हो गया है इनके अंदर। और जब वो खोपड़ी में सुराख कर देते थे तो उनका ये मानना था कि सुराख के ज़रिए से जो चुड़ैलें हैं, जिन भूत जो हैं, वो निकल जाएंगे। तो इस वजह से वो सुराख कर देते थे। साइकोलॉजी पिछले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक मेथड पे बिलीव करती है और साइंस जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करता है। तो पहले जो है साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, इस वजह से इस तरीके की हरकतें की जाती थी। तो आप ये भी सोच सकते हैं अगर साइंस जो है वो इस चीज़ को माने तो एक फैक्ट की बात ये आती है कि पहले तो खोपड़ी में सुराख नहीं था, तो वो चीज़ें जिस्म के अंदर कैसे गई? अगर वो किसी और रास्ते से जिस्म के अंदर गई हैं तो वो निकल भी सकती हैं। इंसान के दिमाग में सुराख करने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद फेसिस ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है कि पहले साइकोलॉजिस्ट जो थे वो रूह के बारे में स्टडी करते रहे, फिर उन्होंने दिमाग पे स्टडी करना शुरू की, फिर उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर स्टडी करना शुरू की, एंड देन उन्होंने बिहेवियर पे स्टडी करना की। कॉन्शियस एक्सपीरियंस ये होता है कि जागते हुए जो आप काम कर रहे होते हैं, शऊरी तौर पर उन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। इनिशियली जो है वो सोल के बारे में पढ़ा जाता था। यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि पहले रूह के बारे में पढ़ा गया, फिर दिमाग, और इस तरीके से साइकोलॉजी आगे बढ़ती रही। 1590 के अंदर रुडोल्फ गोपकिल थे, उन्होंने ये टर्म यूज़ की साइकोलॉजी की। ये जो है वो दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, ग्रीक वर्ड्स हैं साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है रूह एंड लोगोस का मतलब होता है डिस्कर्सिव नॉलेज। साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल भी कहा गया, साइकोलॉजी को साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा गया। विलियम वेल्डन थे जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने बोला कि इंटरनल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस को जो है साइकोलॉजी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, जिसमें हमारी अपनी सेंसेशन, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच, इन सब चीज़ों को एक सब्जेक्टिव एक्सटर्नल एक्सपीरियंस के ऊपर रख के जो है इनके बारे में पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी जो है वो आल्सो स्टडी सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि गैर शऊरी तौर पर शऊरी प्रोसेस जो है उनको पढ़ती है। मॉडर्न साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहा जाता है, जो कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए इस्तेमाल की गई है। ये डेफिनेशन जो थी वॉटसन ने, जो कि फाउंडर थे बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के, इन्होंने जो है वो ये डेफिनेशन दी थी कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो ये पर्पल हार्टेड टेक्स्ट फिर मैं आपको बता दूं, ये क्विज़ में आ सकता है। जैसे पूछ सकते हैं कि भाई बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के जो हैं वो फाउंडर कौन है? तो वाटसन थे इसके फाउंडर। फिलोसफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि फ़लसफ़े का साइकोलॉजी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात की जा रही है कि साइकोलॉजी जो है वो फ़लसफ़े से निकली है। जो फ़लसफ़ा निगार थे वेस्ट के अंदर और ईस्ट के अंदर, उन्होंने इंसान की सोच और इंसान के बिहेवियर को जो है एक्सप्लेन किया बहुत ज़्यादा, और उन्होंने नए तरीके बताए, इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लेनेशन दी कि जो कि साइकोलॉजी की जन्म देने का बाइस बनी।
उसके बाद सब कॉन्टिनेंटल फ़िलोसफर ट्रेडिशन के बारे में बताया जा रहा है, कि ग्रीक फ़िलोसफर थे, इन्होंने मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, अद्वियात जो थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट भी बताया, एथिक्स भी बताया कि फिजिशियंस जो होते हैं उनकी क्या अखलाकियात होती हैं, उनको कैसा होना चाहिए भी बताया। एल्कमान जो थे वो हिपोक्रेट्स में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स दी थी जो कि बेसिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बयान करती थी, और उन्होंने 4 टेम्परामेंट बताया पर्सनैलिटी के, उसके बारे में बात हो रही है कि सेंगोइन यहाँ पे नाम दिए हुए, और ये आगे ये नाम किसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। प्लेटो के बारे में बात की जा रही है कि ये पहले आदमी थे तारीख के अंदर जिन्होंने एम्बेरसिंग सिस्टम ऑफ फिलोसफी दिया, पार्ट ऑफ सोल। प्लेटो का मानना था कि रूह जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिसको उन्होंने रीज़न, स्पिरिट एंड एपिटाइट का नाम दिया। ये कोई इसमें आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रैशनल और थिंकिंग पार्ट इज़ द हाईएस्ट इन ऑर्डर। ये बताया गया कि इंसान की सोच जो है वो इंसान के पूरे जिस्म के अंदर, इंसान के दिमाग के अंदर, इंसान के दूसरे कामों के अंदर सबसे ऊपर जो है सोच आती है। एक इंसान जो सोचना शुरू कर देता है और अच्छा सोचता है तो वो विजिबल वर्ल्ड यानी कि जो ज़ाहरी चीज़ें दुनिया में नज़र आ रही हैं उनको छोड़कर जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो होता है उसके अंदर चले जाता है। जैसे कि बहुत से साइंसदान गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उनके बारे में सोचा, उसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में सोचा, इसलिए जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाए और बहुत सी चीज़ों को इन्वेंट कर पाए। अब इसके बाद अरिस्टोटल के बारे में बात हो रही है कि अरिस्टोटल ने जो है फर्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, सक्सेशन ऑफ आइडियाज़ दिए। उसकी जो थ्योरी थी वो 4 प्रिंसिपल पर थी, कंटिग्यूटी, सिमिलरिटी, कंट्रास्ट एंड सक्सेशन के बारे में। सुकरात की बात हो रही है कि सुकरात ने जो है सुकरात ने जो कहा कि भाई रूह जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इंसान का। उसके बाद एल्कोमेन की दोबारा बात आ रही है जो कि फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन के बारे में भी, यानी कि ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन के फादर कहलाते थे। उनके बारे में उन्होंने जो है वो ब्रेन इज़ द सीट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, उन्होंने कहा कि दिमाग जो है वो इंसान की तमाम इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ जो हैं वो दिमाग पर मुश्तमिल होती हैं। मुस्लिम इन्फ्लुएंस के बारे में बात की जा रही है कि जब यूरोप की डार्क एज चल रही थी तो मुसलमानों की साइंस और नॉलेज ने मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। मुसलमान थिंकर फिलोसफर ने जो है वो पहला दिमाग का हॉस्पिटल बनाया है स्पेन के अंदर। मुस्लिम फ़िलोसफी जो है यानी कि मुसलमानों के मुताबिक मुसलमानों ये फ़लसफ़ा दिया कि रूह जो है वो 2 हिस्सों की होती है, एक रूह रब्बानी होती है और रूह हवानी होती है। रूह रब्बानी जो होती है वो इंसान का कनेक्शन बनाती है अल्लाह पाक के साथ। रूह हवानी जो होती है वो नफ्स पर मुश्तमिल, नफ्स और इंसान रूह के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको रूह हवानी कहा जाता है। उसके बाद नफ्स के 3 लेवल बताए जा रहे हैं, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स लिवामा या नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना जो है वो ये कह रही है कि नफ्स मुतमइन्ना में ये होता है कि अच्छे और बुरे के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता, या अच्छे और बुरे की कोई लड़ाई नहीं होती। ये जो इंसान जो है ये अच्छी और बुरी चीज़ें करता है अपनी फ़िज़िकल नीड्स, अपनी मेंटल, अपनी फ़िज़िकल, दिमागी और रूह को तस्कीन पहुँचाने के लिए। अच्छे और बुरे के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होती। नफ्स लिवामा और नफ्स नातिका बात हो रही है, सॉरी, वो बता रहे हैं कि इस स्टेज पे जो है अच्छे और अच्छाई और बुराई जो है स्टार्ट हो जाती है। बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस के दरमियान क्लैश होता है और इंसान जो है इस चीज़ में होता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। नफ्स अम्मारा जब इंसान पे बुराई मुकम्मल तौर पर गालिब आ जाती है, ये नफ्स जो है वो इंसान को पूरा अपने काबू में कर लेता है और इंसान जो है वो बुराई में चले जाता है। मुस्लिम फ़िलोसफी और मेंटल हेल्थ, इंसानों को ये कहना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है, उसको अच्छाई बुराई का कुछ नहीं पता होता। ये माशरा होता है, या उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो अगर उनमें अच्छाई है तो वो इंसान अच्छा ही बनता है, अगर उनमें बुराई गालिब है तो इंसान पे भी बुराई गालिब आ जाती है। उसके बाद मुस्लिम फ़िलोसफर्स के बारे में बताया जा रहा है। इमाम राज़ी के बारे में बताया गया। इमाम राज़ी ये कहते थे, उनका ये मानना था कि इंसान जो है वो दुनिया में लग जाता है, यानी कि दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, मटेरियलिज़म या मटेरियलिस्टिक बन जाता है, उसको दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है, दुनियावी चीज़ों से मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत उसके कल्ब पर जो है वो गालिब आ जाती है और इंसान जब उससे कोई चीज़ छिन जाती है तो वो दिमागी तौर पर पागल हो जाता है। जैसे बहुत से केसेस दुनिया में हमने और आपने देखे होंगे। अल फ़राबी के बारे में बात हो रहा है। उनके मुताबिक जो इंसान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिस्म और रूह। इब्ने मुस्काविया का भी यही मानना है कि बॉडी और सोल पर मुश्तमिल होता है। इब्ने सीना या एवी सीना भी इनको कहा जाता था। उन्होंने कहा था कि इंसान जो है अगर अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल से दूर हो जाती है तो वो दुनिया के लोग भी उससे मोहब्बत नहीं करते, यानी कि उसको सुकून नहीं होता। यानी कि जैसे कि कहा जाता है, मुसलमानों का मानना है जो सुकून है, सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। अगर आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे, अल्लाह से लो लगा के रखेंगे तो दुनिया से भी आपको मोहब्बत होगी, क्योंकि आपको सुकून हासिल होगा।
इन्होंने 3 चीज़ें बयान की, यानी कि 3 स्टेट काइंड ऑफ माइंड बयान की। वेजिटेबल माइंड है, एनिमल माइंड है और ह्यूमन माइंड है। वेजिटेबल माइंड में वो कह रहे हैं बॉडी डज नॉट चेंज इट्स फ्रॉम अ कंटिन्यूस टू इंक्रीज इट स्टिल इन फुल मेच्योरिटी, यानी कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है इंसान का दिमाग जो है मेच्योर होता रहता है। एनिमल माइंड यानी मोटिकल फैटिव परस्पेक्टिव और कंजाइटिव होता है। ह्यूमन माइंड के बारे में उन्होंने बताया है कि इनेबल अस टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि इंसान का जो दिमाग है वो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम उस तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं जैसे कि जानवर नहीं समझ सकते। इमाम गज़ाली जो हैं उन्होंने जो है कल्ब का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कल्ब जो है वो इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने कल्ब पे काम करना चाहिए। उसके बाद 6 पावर सेल्फ बताए, गुस्सा, विल पावर, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की। इब्ने अराबी जो है वो वहादतुल वजूद का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि इंसान को जो है अल्लाह पाक पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। मुजद्दिद अलफ सामी ने वादल शहूद और रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड के बारे में बताया कि इंसान जो है खुदा की तख्लीक़ात में जो चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई हैं उसमें जो है निशानियाँ हैं, जैसे कि एक शार्क और एक मच्छर की मिसाल ले लें। अल्लाह पाक जैसे कुरान में भी फरमाता है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द, उसका मफहूम ये है आयत का, अगर आप अपने इर्द गिर्द गौर करें तो देखने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ। यहाँ पे एक शार्क और एक मच्छर की मिसाल ले सकते हैं कि दोनों 1 किलोमीटर दूर से जो है वो खून की खुशबू को महसूस कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने दोनों में ये सलाहियत रखी है। तो एक शार्क कितनी बड़ी होती है, उसका दिमाग एंड सारी चीज़ें, और उसके बाद एक मच्छर कितना छोटा सा होता है, लेकिन दोनों को अल्लाह पाक ने एक ही खसूसियत दी कि 1 किलोमीटर दूर से ये अपने शिकार को सूंघ लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। शाह वलीउल्लाह के बारे में बात हो रही है। इन्होंने ब्रिसफुली फोर्स ऑफ बहीमी दी और अर रब्बानी और डिवाइन लिखी। बोथ आर कॉन्ट्रोडक्टिव फोर्स एंड ऑलवेज स्ट्रगलिंग, दिस स्ट्रगल इज कांट तज़ब्ज़ुब, यानी कि अच्छाई और बुराई में हमेशा लड़ाई रहती है, कभी अच्छाई गालिब हो जाती है, कभी बुराई गालिब हो जाती है। इन दोनों के दरमियान स्ट्रगल है, उनको उन्होंने तज़ब्ज़ुब का नाम दिया। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जो डेवलपमेंट हुई उनके बारे में जिक्र हो रहा है कि रेनी डिस्कार्ड्स जो है उनका जिक्र हो रहा है 17वीं सेंचुरी के ऊपर। इन्होंने बोला है कि इंसान का जिस्म जो है वो मशीनरी के मुताबिक चलता है, जैसे एक मशीन काम करती है उसी तरीके से इंसान का जिस्म काम करता है। उन्होंने फिजिकल फंक्शन जो दिए, यानी कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, सेंसेशन, मोशन जो है, हमारा निज़ाम हाजमा, हमारे खून की जो सर्कुलेशन होती है और जो हमारे एहसासात, जज्बात हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये सब एक मैकेनिकल टर्म्स है। फ्रेंच जोसेफ गोल के बारे में बात हो रही है। इन्होंने फिजिकल फंक्शन जो है वो पर्टिकुलर एरियाज ऑफ ब्रेन्स के बारे में डिस्कवर किया कि इंसान के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो इंसान के दिमाग जो है वो मुख्तलिफ हिस्से जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इंसान के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के क्या क्या फंक्शंस हैं वो इन्होंने बयान किए। जॉन लॉगी के बारे में बात हो रहा है। इनकी मेजर कंट्रीब्यूशन ये थी कि इन्होंने एक एस्से लिखा था और इस एस्से का प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि इंसान का दिमाग किस तरीके से नॉलेज हासिल करता है। 1690 में ये एस्से इनका सामने आया था। वह लेटर इन्फ्लुएंसेस है दिस डेवलपमेंट सपोर्टेड बाय साइंटिफिक अप्रोचेज, यानी कि जो डेवलपमेंट 19वीं सेंचुरी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई वो ऑथेंटिक डेवलपमेंट किसी हद तक मानी जाती है कि उनमें साइंटिफिक मेथड्स को जो है वो फॉलो करते हुए स्टडी की गई। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ग्रीक्स जो थे वो ब्रेन सर्जरी भी करते थे उस दौर के अंदर, लेकिन वो खोपड़ी के अंदर सुराख कर देते थे और उसका मकसद ये होता था कि इंसान के जिस्म से रूह और ये सारी चीज़ें निकल जाएँ। तो उन डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा आगे चल के नहीं अपनाया गया क्योंकि साइंस जो है वो फैक्ट पे बिलीव करती है। तो हमें साइंस का शुक्रगुजार भी होना चाहिए, वरना आज तक लोगों की खोपड़ियों में सुराख हो रहे होते हैं तो ये बड़े मसले मसाइल होते। एमरजेंस ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, विलियम वेल्डर जो जर्मनी में, इनका बार बार जिक्र आता है। इन्होंने लेबोरेटरी बनाई थी और उन लेबोरेटरी जो है आगे चल के साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा तरक्की में उसका काम दिया। उनके कॉन्सेप्चुअल और मॉडल ग्रीक गाइडेड द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट, उसमें से स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आया या इस तरीके के स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया जो कि फोकस करता है फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इमोशन एंड अदर काइंड ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटीज़। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इंसान की सोच और इंसान शऊरी तौर पे जो करता है, इंसान के जज्बात और मेंटल स्टेट्स और एक्टिविटीज़, इन सब बारे में स्टडी करता है। फंक्शनलिज्म जो है ये इन दिमाग के जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में स्टडी करता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो एक अप्रोच है कि इंसान जो कि सोचता है, जो चीज़ें वो करता है, जो उसके जज्बात आते हैं, एहसासात हैं, उन सबको एक जगह यकजा किया जाता है और उसके ऊपर स्टडी की जाती है कि इन तमाम इंसान की हरकत के पीछे क्या वजूहात हैं, उन सबको एक जगह पर यकजा करके फिर उस पर स्टडी की जाती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। उसके बाद प्रीवेलेंट बहुत ज़्यादा मॉडल्स आए हैं। उन मॉडल्स के अंदर बायोलॉजिकल मॉडल्स हैं, साइकोडायनेमिक मॉडल है, कंजैक्टिव मॉडल है, बिहेवियरल मॉडल है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल है। इन तमाम मॉडल्स के ऊपर एक एक चैप्टर है, आगे एक एक लेक्चर है, उसके में डिटेल में इनके बारे में बताया जाएगा। यहाँ सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन या बेसिक ओवरव्यू आपको दिया गया है। बायोलॉजिकल मेथड मॉडल जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करता है, जैसे कि ब्रेन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह, इनके बारे में बात करता है। बायोलॉजिकल पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी स्टडी करता है। उसके बाद साइकोडायनेमिक मॉडल है,
ये मोटिवेट यानी कि इंसान की जो साइकोडायनेमिक मॉडल ये कहता है कि इंसान की जो इनर हालत होती है वो इंसान के जो है हरकत की वजूद में आती है। यानी कि एक इंसान अगर स्ट्रेस में है तो उसका दिमाग ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और मज़ीद स्ट्रेस में या गुस्सा उसे आता है। कंजैक्टिव मॉडल जो है ये इस बारे में स्टडी करता है कि इंसान किस तरीके से सोचते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं और इस दुनिया के बारे में कैसे ख्यालात को वो डेवलप करते हैं, इसके बारे में स्टडी करता है। बिहेवियर मॉडल जो है जैसे इसके नाम से ही है कि ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है। ह्यूमनिस्टिक मॉडल जो है ये कहता है कि इंसान जो है किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में रख सकता है, ये उसके बारे में बात करता है। जैसे कि वॉक करके आप अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं, डायबिटीज़ से बच सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल और ऐसी दूसरी दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक मॉडल इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है कि किस तरीके से इंसान जो है अपने ऊपर और अपने जिस्म पे काबू रख सकता है। तो बहुत कोशिश की है मैंने जल्दी जल्दी इस लेक्चर को कवर करूँ। इसमें एक ओवरव्यू दिया गया है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से आगे के जो लेक्चर हैं और जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी अपने यूट्यूब के पेज के अंदर। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक और शेयर करने में 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये हमें बहुत मोटिवेट करेगा कि हमारी मेहनत जो है वो आप लोगों को पसंद आ रही है। कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर दें कि किस तरीके से हम इन लेक्चर को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।